students, how are you doing all? And I hope so you are having good time and please stay at home and stay safe. And आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है ना सेकंड चैप्टर से, ये है इनपुट स्टेटमेंट, राइट। अब इनपुट स्टेटमेंट जो होती है ये क्या काम करती है कि हमने एक प्रोग्राम बनाया है ना, ठीक है। अच्छा, अब प्रोग्राम के अंदर ना हम वेरिएबल्स के लिए कोई जो है ना वैल्यूज़ उनको असाइन नहीं करते। मींस वेरिएबल के लिए हम कोई ऐसी वैल्यू नहीं रखते कि जो उसके अंदर स्टोर हो, राइट। लेकिन जब प्रोग्राम जो है जब हम उसको रन करते हैं, ठीक है, जब प्रोग्राम रन होता है तो रन टाइम पे हम उन वेरिएबल्स के लिए कोई वैल्यूज़ एंटर करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो भी स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है वो होती है इनपुट स्टेटमेंट। इनपुट मीन्स के हम प्रोग्राम में जो वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं रन टाइम पर, मीन्स जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है तो उस टाइम उन वेरिएबल्स के लिए हम कोई वैल्यूज़ इनपुट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए फिर इनपुट स्टेटमेंट जो है वो यूज़ होती है। मीन्स के जब प्रोग्राम जो है उसके अंदर जो हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे ना, जिनके लिए वैल्यूज़ हमने प्रोग्राम के रन होने के टाइम पे, एग्जीक्यूशन के टाइम पर हमने वैल्यूज़ इनपुट करनी है, तो वो जो वेरिएबल्स होंगे वो इस स्टेटमेंट मीन्स इनपुट स्टेटमेंट के ज़रिए डिक्लेयर होंगे। तो ये बहुत आसान है, बहुत इजी है। आई थिंक सो एक दफ़ा हमने क्लास में इसको डिस्कस भी किया था। सो चलिए अब रीडिंग पर आते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इनपुट स्टेटमेंट, इसका डेफिनेशन क्या है? दिस स्टेटमेंट इज़ यूज टू इनपुट डेटा फ्रॉम द यूज़र ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जो इनपुट स्टेटमेंट होती है ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के टाइम पे यूज़र से डेटा लेती है। मींस यूज़र ने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के टाइम पर डेटा को या वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को इनपुट करना होता है, एंटर करना होता है थ्रू कीबोर्ड, राइट। जब आप प्रोग्राम रन करते हैं तो उधर अगर वेरिएबल ए है तो उसके लिए क्या होगा, एक क्वेश्चन मार्क अपीयर होगा, वहाँ पर आपने कीबोर्ड से उसके लिए कोई वैल्यू टाइप करनी होगी। फॉर एग्जांपल आपने वैल्यू एंटर करनी है 5, ठीक है, एंड देयर इज़ अनदर वेरिएबल बी, देन अ क्वेश्चन मार्क विल बी appeared and you will have to enter using keyboard the value, suppose let's say 7, राइट। अच्छा, चलें अब आपने इस तरह करना है कि ये जो डेफिनेशन है ना इसको अंडरलाइन कर लेना है। ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर लें। दिस स्टेटमेंट इज़ यूज्ड टू इनपुट डेटा फ्रॉम द यूज़र ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब आपको ये भी पता है कि सिंटैक्स जो है उसको भी आपने देखना है, और पेपर में ये क्वेश्चन आ गया तो आपने डेफिनेशन के साथ उसका सिंटैक्स भी लिखना होगा। तो सिंटैक्स भी इसका बहुत आसान है। इनपुट स्टेटमेंट, आपने स्टेटमेंट का नाम लिखना है, उसके बाद आपने सेमीकोलन डालना है और एक होगी प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग और फिर कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। अच्छा, अब प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग इस टाइप की हो सकती है कि लाइक आप उधर एंटर करते हैं कि आपने वेरिएबल ए है, बी है, कुछ भी है, ठीक है। उसके लिए वैल्यू एंटर करनी है। फॉर एग्जांपल एंटर द वैल्यू फॉर ए या एंटर द वैल्यू फॉर वेरिएबल बी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने कॉमा लगाना है, राइट। अच्छा, कॉमा लगाने के बाद आपने लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स मींस जो आपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करना है या वेरिएबल्स लिखने वो वहाँ पर लिखेंगे। सही हो गया। तो जिस तरह ए कॉमा बी कॉमा सी, राइट। इसी तरह इसका एक दूसरा सिंटैक्स जो है इनपुट, और इसी तरह सेमी कॉलन प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग आ जाएगी और फिर कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। अच्छा, इसके बाद जो है हम इसकी इंटरप्रिटेशन पे आ जाएंगे। तो जब हम इसकी रीडिंग करेंगे तो आपको ईच एंड एवरीथिंग समझ आ जाएगी, ठीक है। प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया। प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग इज़ द मैसेज दैट इज़ डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन टू असिस्ट द यूज़र टू इनपुट करेक्ट डेटा, राइट। अच्छा, असिस्ट का मतलब होता है हेल्प करना, राइट। प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग जो होती है ये एक ऐसा मैसेज होता है जो स्क्रीन पे अपीयर होता है जिससे यूज़र को हेल्प होती है कि वो करेक्ट डेटा एंटर कर सके। क्योंकि अगर आप प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग एंटर नहीं करते ना तो इससे क्या होगा कि जब आपका प्रोग्राम रन होगा तो आपके सामने ओनली क्वेश्चन मार्क अपीयर हो रहा होगा।
अब समटाइम्स आपसे मिस्टेक हो सकती है कि ये अब आपको क्वेश्चन मार्क से तो नहीं पता चलेगा कि आपने ए के लिए वैल्यू एंटर करनी है, बी वेरिएबल के लिए करनी है, सी के लिए करनी है या किसके लिए, राइट। तो फिर क्या होगा कि अगर वहाँ पे फ़र्ज़ करें एक स्क्रीन पे मैसेज अपीयर होता है या प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग अपीयर होती है लाइक एंटर द वैल्यू फॉर ए। अब आपको पता है कि इसके आगे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर आपने ए की वैल्यू एंटर करनी है, राइट। लाइक एंटर द वैल्यू फॉर बी। अब आपके लिए आसानी है, अब आपकी हेल्प होगी, यूज़र की हेल्प होगी। अब वहाँ पे बी की वैल्यू एंटर कर दी, राइट। अच्छा, अब उसके बाद जो है सो ऑन, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग है ना, ये हम आगे देखते हैं कि मतलब इसको डबल कोट्स में लिखेंगे ये ऐसे और फिर कॉमा लगा के लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, राइट। अब यहाँ तक तो हमें ये बात पता चल गई कि प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग क्या होती है। वी कैन स्पेसिफाई मोर देन वन वेरिएबल विद अ सिंगल इनपुट स्टेटमेंट। अब एक इनपुट स्टेटमेंट होगी और उसमें हम एक वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब जिसका हमने डेटा रन टाइम पे या एग्जीक्यूशन के टाइम पे जिसका हमने इनपुट यूज़र से लेना है। एक वेरिएबल भी हो सकता है और एक से ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो आपको पता है एक से ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे तो हम कॉमर्स लगा के उनको सेपरेट करेंगे, लाइक ए कामा बी कामा सी एंड सो ऑन। During program execution, the value entered by the users are assigned to the corresponding variables according to the same sequence in which they are listed. अब इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशंस के दौरान जो वैल्यू यूज़र एंटर करेगा, जो आप एंटर करेंगे, वो वैल्यूज़ किस सीक्वेंस से वेरिएबल्स को असाइन होंगी, जिस सीक्वेंस से, जिस तरतीब में हमने इनपुट स्टेटमेंट में वेरिएबल्स को लिखा था। अगेन एग्जांपल दे रही हूँ कि आपने सबसे पहले ये सिंटैक्स में देखे ना, कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, यहाँ पर आपने पहले नंबर पे वेरिएबल लिखा है ए, ठीक है। तो जो वेरी फर्स्ट टाइम आप वैल्यू एंटर करेंगे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पर, तो जो सबसे पहली वैल्यू एंटर करेंगे वो किसको असाइन हो जाएगी, वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, ए के अंदर। अच्छा, इनपुट स्टेटमेंट में आपने दूसरे नंबर पे वेरिएबल लिखा बी, तो जो सेकंड नंबर पे वैल्यू होगी वो किसको असाइन हो जाएगी, बी को। और अगर इनपुट स्टेटमेंट में थर्ड नंबर पे वेरिएबल सी है तो जो थर्ड नंबर पे आप जो थर्ड टाइम जो वैल्यू एंटर करेंगे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पे, वो किसको चली जाएगी, सी को, सी के अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो द नंबर ऑफ डेटा आइटम्स सप्लाइड बाय द यूज़र मस्ट बी द सेम एज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द लिस्ट। बेटा देखो ये एक कॉमन सेंस की बात है, ठीक है, कि नंबर ऑफ डेटा आइटम सप्लाइड बाय द यूज़र, यानी मतलब ये है कि यूज़र ने यहाँ पे डेटा आइटम से मुराद है वैल्यूज़, ठीक है। अब यूज़र ने अगर तीन वैल्यूज़ एंटर की हैं तो उन तीन वैल्यूज़ के लिए तीन अदद वेरिएबल भी होने चाहिए। मींस नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ और नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स लिस्ट में सेम होने चाहिए। अब ये तो कॉमन सेंस की बात है। अब हम लोग ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि अपने लिए तो प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेंगे कि जी हमने लिस्ट में 5 वेरिएबल्स लिख दिए हैं, 6 लिख दिए हैं और वैल्यूज़ हम 4 की एंटर करेंगे, ठीक है, या वैल्यूज़ हम 6 एंटर कर रहे हैं और वेरिएबल्स टोटल 4 हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि नंबर ऑफ़ डेटा आइटम्स मींस वैल्यूज़ और जो वेरिएबल्स हैं वो सेम होनी चाहिए। The type of each data item input must agree with the type specified by the variable name. अच्छा, अगर आपको याद हो क्लास में हमने डेटा टाइप्स वगैरह पढ़ी थी तो उसमें भी ये बात हमने ध्यान में रखनी है इनपुट स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए कि जो वैल्यू आप एंटर करेंगे उसकी डेटा टाइप और जो वेरिएबल आपने इनपुट स्टेटमेंट में यूज़ किया उसका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। लाइक डबल टाइप का वेरिएबल है तो जो वैल्यू होगी उसकी टाइप भी डबल होनी चाहिए। इंटीजर टाइप वेरिएबल है तो जो वैल्यू है वो भी कोई होल नंबर होना चाहिए, इंटीजर टाइप वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ऐसा है कि यहाँ तक अगर आपको बात समझ आती है तो हम आगे चलते हैं, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई बात नहीं समझ आती तो आप ऐसा है कि मुझसे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, राइट। एंड अगर आप इधर इस वीडियो के में अगर आप मुझे कमेंट कर दें, मुझसे पूछ लेंगे ये चीज़ कैसे है, किस लाइन का नहीं मतलब समझ आया, तो मैं आपको बता दूँगी, राइट। और इसके अलावा कमेंट्स करके ना आपने लाइक अपनी अटेंडेंस बतानी है कितने लोगों ने ये वीडियो देखा है। चलें जी, अब आगे चलते हैं, अगले पैराग्राफ पे चलें, ठीक है।
When a semicolon is used to separate the prompt string from the list of variable, as in first syntax, a question mark appears at the end of prompt string. अब क्या होता है कि जब भी हम एक सेमी कॉलन जो है वो यूज़ करते हैं, किस लिए कि हमने प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग को जो वेरिएबल्स की लिस्ट है उससे अलग किया, यानी हमने डिफ़र करना है कि यहाँ पे प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग है और यहाँ पर वेरिएबल्स हैं, तो क्या होगा, एक क्वेश्चन मार्क अपीयर होगा एट द एंड ऑफ प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग के एंड में. दिस क्वेश्चन मार्क कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग अ कामा. अगर आप चाहते हैं कि जी आपको ये क्वेश्चन मार्क नज़र ही ना आए, ठीक है, तो आप क्या करें कि वहाँ पे कामा की जगह सेमी कॉलन भी लिख सकते हैं. अब मुझे पता है बहुत सारे लोगों के माइंड में बात आई होगी कि भाई ये दो सिंटैक्स में जो है ना ये डिफरेंस क्या है. तो देखें ये बड़ा माइनर सा डिफरेंस है. आप ये देखें कि प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग जहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो जो फर्स्ट सिंटैक्स है उसमें देखिए सेमी कॉलन है और जो सेकंड सिंटैक्स है उसमें प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग के बाद कॉमा है. अब इसका मतलब क्या है कि अगर सेमी कॉलन लगेगा तो जब प्रोग्राम रन होगा कुछ भी, तो फॉर एग्जांपल हमने लिखा एंटर अ वैल्यू फॉर ए, ठीक है, तो उसके एंड में आपको एक क्वेश्चन मार्क ब्लिंक करता है ऐसे नज़र आएगा, मीन्स यहाँ पर आप वैल्यू एंटर करें. और अगर आप वो क्वेश्चन मार्क नहीं देखना चाहते हैं, उसको अवॉइड करना चाहते हैं, तो आप सिंटैक्स में क्या लिखें, जिस तरह सेकंड सिंटैक्स है कॉमा डाल दें. राइट. अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं. The following figure shows a program that demonstrates the use of input statement. अब ये बेटा एक प्रोग्राम है और बहुत ही आसान है. राइट. चलें जी इसको देखते हैं. अब आपको पता है कि लाइन नंबर 10 पर जो है ये रिमार्क या रैम स्टेटमेंट है. ये क्या होते हैं रैम स्टेटमेंट्स, हम पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि ये कमेंट्स होते हैं जो जस्ट प्रोग्राम की रीडेबिलिटी जो है ना उसको इन्हेंस कर देते हैं. लाइक आपको प्रोग्राम अच्छे से समझ आता है कि इस लाइन का मतलब क्या है, क्या हो रहा है. दीज आर जस्ट कमेंट्स. और ये जो रैम स्टेटमेंट्स हैं ये नॉन एग्जीक्यूटेबल हैं, ये एग्जीक्यूट भी नहीं होती. चलें पिछला सबक भी हमने दोहरा लिया. अच्छा, रैम दिस स्टेटमेंट कैलकुलेट्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. अब ये सर्कल के सर्कमफ्रेंस को कैलकुलेट करेगा. बहुत ही आसान सा प्रोग्राम है. ठीक है, इनपुट बात समझ आ रही है. इनपुट स्टेटमेंट. अब आप थोड़ा सा अपने माइंड में सिंटैक्स लाइए. प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग, ठीक है, एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल. राइट. और ये देखें डबल कोट्स में या डबल कोटेशन मार्क्स में इसको हमने इनक्लोज किया. और आपको ये भी पता है हमने क्लास में डिस्कस किया था कि जो चीज़ हमने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के वक्त आप किसी चीज़ को स्क्रीन पर एज इट इज़ प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप उसको क्या कर देते हैं, डबल कोट्स में लिख देते हैं. तो एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल ये हो गया वो क्या होती है, प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग. अच्छा, उसके बाद क्या है कि कॉमा लगा दिया. कॉमा से हमने प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग को वेरिएबल से सेपरेट किया. अब आप कहेंगे वेरिएबल कौन सा है, तो वेरिएबल हमारा है रेडियस. देयर इज़ अ सिंगल वेरिएबल दैट्स रेडियस. अब ये देखो गौर करो कि रेडियस के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क है. ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा पुरानी बात याद करो कि जो रेडियस है इसके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि रेडियस की डेटा टाइप क्या है. और आपको पता है कि एक्सक्लेमेशन मार्क जो है ये सिंगल डेटा टाइप के लिए इस्तेमाल होता है. मींस रेडियस की डेटा टाइप क्या है, सिंगल. राइट. अच्छा, उसके बाद जी आगे मतलब कैलकुलेशन आ जाती है, प्रोसेसिंग. अब हमारे पास क्या है कि एक और वेरिएबल आ गया है जी, सिरकमफ्रेंस. रेडियस सिंगल टाइप का है और सिरकमफ्रेंस के साथ आपने देखा है हैश का साइन लगा. तो इसका मतलब क्या है कि ये सिरकमफ्रेंस की डेटा टाइप है डबल. तो आप डायरेक्ट भी वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं. राइट. जिस तरह अभी हमने यहाँ पे किया कि सिरकमफ्रेंस एक वेरिएबल है, उसकी डेटा टाइप डबल है क्योंकि उसके साथ हमने हैश या नंबर साइन लगाया है. इक्वल टू, अब आगे हमने फार्मूला लिख दिया. ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस. राइट. अब ये जो रेडियस की वैल्यू आप प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पे इनपुट करेंगे उससे 3.14 से मल्टीप्लाई हो गए, 2 से मल्टीप्लाई हो गए और फिर जो भी इसका रिज़ल्ट या आंसर आएगा वो सिरकमफ्रेंस नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा. अच्छा, सादा सी बात है, सिंपल सा. अब आगे प्रिंट स्टेटमेंट है. तो आपको पता है कि प्रिंट स्टेटमेंट किसी भी चीज़ को
या किसी भी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कैलकुलेशन के या प्रोसेसिंग के रिज़ल्ट को स्क्रीन पे प्रिंट करने के काम आते हैं। अब हमने प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ की, सिरकमफ्रेंस इक्वल टू, अच्छा अब ये हमने डबल कोट्स के अंदर लिख दिया तो मीन्स ये स्ट्रिंग जो है ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। और आगे हमने सिरकमफ्रेंस नंबर साइन क्या लिख दिया, वेरिएबल लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि सिरकमफ्रेंस एज इट इज़ स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा कि सिरकमफ्रेंस के अंदर जो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो ये बड़ी ऑब्वियस किस्म की बात है कि आप आउटपुट में देखें आपको समझ आ जाएगी। लाइन नंबर 50 पे प्रोग्राम एंड हो गया। अब आपने F2 की प्रेस की, ठीक है, या रन की कमांड प्रेस की। देखो यहाँ पर हमने RUN रन लिखा है, राइट। अब वो जो प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग है ना वो ये देखो अपीयर हो रही है, एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट। और उसके बाद आपने वैल्यू क्या इनपुट की है, आपने वैल्यू इनपुट की है 2.7, मीन्स वैल्यू 2.7 जो है वो ये जो रेडियस नाम का सर्कल था, सॉरी रेडियस नाम का वेरिएबल था उसके अंदर स्टोर हो गया, राइट। अब सिरकमफ्रेंस जो है ये, अब आप देखो लाइन नंबर 40 पे जो प्रिंट स्टेटमेंट है अगला काम वो वाला हो रहा है, ठीक है। यानी उसने सिरकमफ्रेंस को एज इट इज़ प्रिंट कर दिया है। और ऊपर जो लाइन नंबर 30 में कैलकुलेशन हुई थी कि रेडियस की जो वैल्यू है, रेडियस की जो वैल्यू आपने एंटर की 2.7, उसको जिस तरह 3.14 मल्टीप्लाई 2 इससे मल्टीप्लाई करके तो ये वैल्यू जो सिरकमफ्रेंस नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हुई थी वो वेरिएबल जब लाइन नंबर 40 में यूज़ हुआ है तो देखिए देखें सिरकमफ्रेंस एज इट इज़ प्रिंट हो गया। लाइन नंबर 40 की बात कर रही हूँ और फिर सिरकमफ्रेंस की जगह उसकी वैल्यू 16.95 एंड जो भी है वो सारा प्रिंट हो गया। तो होप सो आपको प्रोग्राम जो है ये समझ आ गया होगा। और फिर भी मैं कह रही हूँ अगर कोई बात नहीं समझ आई तो आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर दें या वीडियो के एंड में आप कमेंट करके मुझसे ये बात पूछ सकते हैं, राइट। अच्छा अब मैंने आपको इसकी असाइनमेंट्स भी देनी है, राइट, मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगी। एंड काम ठीक होना चाहिए बच्चे, और जो जो चीज़ें मैं अंडरलाइन आपको कहती हूँ ना ये कर लो, तो ये लाजमी याद करनी है, सही है। अच्छा यहाँ पे एक पैराग्राफ और पढ़ते हैं और इस वीडियो को करते हैं एंड। When an input statement is encountered during program execution, the program halts। अब क्या होता है कि प्रोग्राम जी रन हो रहा है, बीच में इनपुट स्टेटमेंट आ जाते हैं तो प्रोग्राम उधर ही हाल्ट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब तक आप उसके लिए इनपुट स्टेटमेंट जो है उसमें जो हमने वेरिएबल यूज़ किया है उसके लिए जब तक आप कोई भी वैल्यू एंटर नहीं करेंगे बाकी स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। अब यहाँ पे देखो द प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग इज़ डिस्प्लेड। अब जो प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग है वो डिस्प्ले होगी जिस तरह फॉर एग्जांपल एंटर द वैल्यू फॉर रेडियस या जो भी है एंड द यूज़र टाइप्स इन द रिक्वेस्टेड डेटा। अब रिक्वेस्टेड डेटा क्या है कि जी रेडियस की वैल्यू एंटर कर दो। अब जब तक आप रेडियस की वैल्यू एंटर नहीं करेंगे प्रोग्राम आगे नहीं जाएगा। अब आपने वो वैल्यू एंटर कर दी तो स्ट्रिंग दैट इनपुट्स टू एन इनपुट स्टेटमेंट नीड नॉट टू बी सराउंडेड बाय कोटेशन मार्क्स अनलेस दे कंटेंट्स कामा और ब्लैंक्स। अब वो क्या कह रहा है कि वो स्ट्रिंग्स जो कि एक इनपुट स्टेटमेंट में मतलब वो इनपुट स्टेटमेंट में यूज़ होती हैं डेटा को इनपुट करने के लिए, उनको कोटेशन मार्क्स उनके साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है कि अगर उसमें कॉमर्स या ब्लैंक्स नहीं है तो फिर हमें वो क्या कहते हैं कोटेशन मार्क्स भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये लाइन कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने जो ज़्यादा ध्यान देना है वो उसके सिंटैक्स पर देना है। प्रोग्राम अगर आपको बेटा समझ आ जाती है ना तो बस समझिए इनपुट स्टेटमेंट भी समझ आ गई है। बहुत आसान स्टेटमेंट है, बस क्या होता है कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के टाइम पर यूज़र से वैल्यू या इनपुट लेने के लिए किसी वेरिएबल के लिए जो स्टेटमेंट यूज़ की जाती है वो कौन सी होती है, इनपुट स्टेटमेंट। ठीक हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अपना ख्याल रखिएगा। और सब गर्ल्स ने जो है ना मुझे फिर टेक्स्ट करके बताना है उनको जो जो बातें समझ आई और जो बात नहीं समझ आई वो आपने लाजमी पूछनी है, राइट। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।